Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु हिंदी का पेपर नंबर 26 लेकर आया हूं, जिसमें पूरे ही 30 प्रश्न मिलेंगे दोनों लेवल के लिए। मात्र 46 दिन आपके पास शेष रह गए हैं। तो मित्रों, क्या 25 करने की योग्यता रखते हो आप? अगर हाँ तो इस टेस्ट को ज़रूर करें साथियों। हिंदी शिक्षण का टेस्ट है, संपूर्ण सिलेबस से पेपर बनाया गया है। जो नए टॉपिक शामिल किए हैं उनसे भी प्रश्न है, शिक्षण विधियों के भी प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से प्रत्यय युक्त शब्द होगा। भूगोलिक, भूगोलिक, भौगोलिक और भूगोलिक। तो साथियों देखिएगा, मूल शब्द है भूगोल। इसमें देखो, गोल शब्द मूल है, भू उपसर्ग लगा हुआ है, प्लस भूगोल में आप यदि इक प्रत्यय लगाते हो तो शब्द बनेगा भौगोलिक। क्या बनेगा साथियों? भौगोलिक। ऊ का औ में बदल जाता है। तो विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आगे आते हैं साथियों प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन, अहन प्लस नीस शब्द की संधि है। अहनीश, अहीनीश, अहरनीश, अहनीशी। तो मित्रों, अहन प्लस नीश इसको कहा जाता है साथियों, न का रह बन जाता है। अहरनीश व्यंजन संधि का ये उदाहरण है साथियों। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन साथियों, कवि पुंगव का समास विग्रह होगा। कवियों में पुंगव, पुंगव मतलब श्रेष्ठ, कवि को पुंगव, कवि द्वारा पुंगव, कवि से पुंगव। तो कवि पुंगव मतलब कवियों में श्रेष्ठ, अधिकरण, तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है आपके तीसरे क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, सोने के समान चोटियों वाला पहाड़ कहलाता है। हटाद्री, शेषाद्री, हिमाद्री और हेमाद्री। तो सोने के समान चोटियों वाला जो पहाड़ है साथियों, उसको क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। मित्रों, जो सोने के समान चोटियों वाला पहाड़ है उसको हेमाद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमाद्री। हिम, हिम तो बर्फ हो जाएगा और हेमाद्री सोने के समान चोटियों वाला पहाड़ हो जाएगा। चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। निम्न में से सत्य है, डाकू का डाकिन, भेड़ का भेड़िया, सांड का सांडनी और युवक का युवती। तो मित्रों देखिए, डाकू, डाकिन, डाकिन शब्द सुना है क्या आपने? नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। भेड़ और भेड़िया, तो साथियों ये तो नर भेड़ मादा भेड़ ऐसे चलते हैं। यहाँ पर आपका ये भी गलत है। सांड का सांडनी, ये भी नर मादा में बन के चलते हैं। लेकिन युवक का युवती होता है साथियों। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 6 पर। आपके प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से तत्कालिक वर्तमान मतलब अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? वह जाता है, वह जा चुकी है, वह जा रहा है, वह जाता होगा। तो साथियों जाता है तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। जा चुकी है आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। जा रहा है मतलब अभी भी क्रिया हो रही है, मतलब ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ बल्कि वर्तमान में चल रहा है। तो इसको ही तत्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान कहा जाएगा साथियों। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न नंबर 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, वह पुस्तक पढ़ रही थी और उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो साथियों उसने पुस्तक पढ़ी, पढ़ ली, तो ये तो सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? सामान्य भूतकाल का। और यही पूछा है तो ये सामान्य भूतकाल का प्रथम विकल्प सही है। उसने पुस्तक पढ़ी है अभी अभी, आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। वह पुस्तक पढ़ रही थी मतलब अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। उसने पुस्तक पढ़ी होगी संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। तो साथियों यहाँ प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 7 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। विधानार्थक, इच्छाबोधक, निषेधवाचक के उदाहरण हैं।
छात्र परीक्षा देने चले गए, आप दीर्घायु हो, मैं नहीं जा सकता। क्या प्रधानमंत्री आ गए, शायद वह आ गया होगा, आपका कल्याण हो। ऐसा गीत कोई नहीं गा सकता, संभवतः वर्षा जाएगी और गर्मी पड़ रही है। तुमसे नहीं नहाया गया, मुंबई से बड़ा कोई शहर नहीं, स्कूल में आज कम छात्र है। मतलब 3 वाक्य है। अब आपको क्रम देखना है कि कौन सा विधानार्थक है, कौन सा इच्छाबोधक है, कौन सा निषेधात्मक है, जो एक ही विकल्प में आपको मिल जाए। तो साथियों, निषेधात्मक सबसे पीछे से चालू करते हैं। स्कूल में आज कम छात्र है, तो ये निषेधात्मक नहीं है, तो ये तो विकल्प ही गलत हो गया। गर्मी पड़ रही है, ये भी निषेधात्मक नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आपका कल्याण हो, ये तो इच्छाबोधक है, तो ये भी गलत हो गया। मैं नहीं जा सकता, ये निषेधात्मक है। आप दीर्घायु हो, ये इच्छाबोधक है। छात्र परीक्षा देने चले गए, ये विधानार्थक है। अर्थात प्रश्न नंबर 8 में आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। साथियों, प्रश्न नंबर 9 क्या है, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। जिन श्रेणी के छात्रों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा देना उपयुक्त है वह है दृष्टिहीन बालक, मंदबुद्धि बालक, मूक बधिर बालक और उपयुक्त सभी। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल के द्वारा किया गया था, और ये जो दृष्टिहीन बालक होते हैं उन बालकों के लिए निर्मित की गई थी साथियों, जिसमें कुछ उभरे हुए शब्द होते हैं कागज पर, तो उनको बालक स्पर्श के माध्यम से पढ़ना सीखता है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 9 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन मित्रों, चित्र, प्रतिमूर्ति, आंगिक चेष्टा आदि के द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण न कर सके तो अध्यापक किसका सहारा ले सकता है? अनुवाद का सहारा ले सकता है, शब्दकोश का सहारा ले सकता है, मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा ले सकता है, और इन तीनों का सहारा ले सकता है। तो कोई अध्यापक है वो चित्र के द्वारा, प्रतिमूर्ति के द्वारा, आंगिक चेष्टा के द्वारा अगर किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं कर सक रहा है तो साथियों वो किसका सहारा ले सकता है? लेता है नहीं, ले सकता है। तो बिल्कुल वो मौखिक अभिव्यक्ति का भी सहारा ले सकता है, शब्दकोश का भी और अनुवाद का भी, किसी भी चीज़ का वो सहारा ले सकता है। इसलिए उपयुक्त तीनों का ही राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 10 में। चौथा विकल्प सही है साथियों 10वें क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। तो साथियों 11वां क्वेश्चन, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? निर्देशित स्वाध्याय पद्धति, डाल्टन पद्धति, खेल पद्धति और प्रोजेक्ट पद्धति। तो देखिए, डाल्टन जैसी विधियां और प्रोजेक्ट जैसी विधियां मौखिक अभिव्यक्ति के लिए तो कभी भी नहीं बताई गई है, बल्कि खेल पद्धति जो कि प्राथमिक स्तर पर अत्यंत उपयोगी है। खेल के माध्यम से आप बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का आसानी से विकास कर सकते हो साथियों। बिल्कुल नो डाउट तीसरा ही विकल्प सही है प्रश्न नंबर 11 में। चलिए अब देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 12 को। मित्रों 12वां क्वेश्चन क्या है आपका, देख लेते हैं। सभी अध्यापक निम्न में से किस विधि का उपयोग सफलतापूर्वक नहीं कर सकते, केवल कुछ ही कर सकते हैं? व्याख्या प्रणाली, रंगमंच अभिनय प्रणाली, आदर्श नाट्य पाठ प्रणाली और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों देखो, एकमात्र ऐसी विधि है व्याख्या विधि जिसका प्रयोग सभी अध्यापक सफलतापूर्वक कभी भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कई अध्यापक आपने देखे होंगे कि ज्ञान तो बहुत ज़्यादा है, उनमें जानते तो बहुत है, लेकिन बच्चों को समझा नहीं पाते हैं क्योंकि उनका व्याख्यान का तरीका सही नहीं होता है साथियों। तो इस विधि का प्रयोग प्रत्येक अध्यापक अच्छे से नहीं कर पाता है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 12 में। चलिए अब देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 13 को। मित्रों 13वां क्वेश्चन है, प्रयोग प्रणाली किस शिक्षण की विधि है? व्याकरण शिक्षण की विधि है, गद्य शिक्षण की विधि है, पद्य शिक्षण की विधि है या रचना शिक्षण की विधि है? मित्रों प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। प्रयोग प्रणाली का नाम तो सुना ही होगा, इसी को ही उदाहरण प्रणाली कहते हैं और इसी को ही आगमन प्रणाली कहते हैं, जो कि व्याकरण शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है और इसी को व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि भी कहा जाता है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 13 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 14 पर। तो मित्रों प्रश्न नंबर 14, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए?
व्याकरण के सूत्र, नियमित ज्ञान, शुद्ध व्याकरण और व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। तो साथियों देखिए, शिक्षण विद्या तो ये कहती है कि कभी भी रटाओ मत बच्चे को आप, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करो। तो साथियों इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 14 में वो सही रहेगा। अब ये आपके सोच में आ सकता है कि माध्यमिक कक्षा 9-10 की जो कक्षा है उनको तो शुद्ध व्याकरण का रूप सिखाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं साथियों, व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान अगर विकल्प में है तो उससे बेस्ट आंसर कभी भी कोई नहीं हो सकता है। 14वें क्वेश्चन में आपका चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, प्रश्न नंबर 15 पर। भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? कठिन से सरल की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो बच्चों को जब भी आप भाषा का शिक्षण दोगे तो ऐसा तो है ही नहीं कि अज्ञात से ज्ञात की ओर दोगे, बल्कि अब कठिन से सरल की ओर भी नहीं दोगे, दूसरा या तीसरा बेस्ट विकल्प का चयन कीजिए साथियों। अब वैसे तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन इसमें से ज़्यादा बेस्ट आंसर कौन सा रहेगा आपको इसका चयन करना है। तो साथियों ज़्यादा बेटर आंसर रहेगा सरल से कठिन की ओर, कि बच्चों को पहले सरल ज्ञान दिया जाए और फिर धीरे धीरे कठिनता की ओर बढ़ा जाए, क्योंकि साथियों सरल ज्ञान देंगे तो उनको समझ में भी आएगा। देखिए प्रश्न नंबर 15 में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। वाक्य रचना शिक्षण में शामिल है वाक्यों के अंगों का शिक्षण, पद क्रम व अन्विति, वाक्यों के प्रकार व विभिन्न प्रकार के वाक्यों का परस्पर रूपांतरण और उपयुक्त सभी। तो साथियों जो वाक्य रचना है सभी ने वैसे पढ़ तो रखा होगा वाक्य रचना के बारे में। इसके अंतर्गत वाक्य के अंगों का शिक्षण भी आता है, इन जो पदक्रम है, जो अन्विति है वो भी आती है, वाक्यों का जो प्रकार है, विभिन्न प्रकार के जो वाक्य है इनका रूपांतरण भी आता है। अर्थात यहाँ पर 16वें क्वेश्चन में साथियों चौथा विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, गीत विधि और उपयुक्त सभी। तो वाक्य विश्लेषण का शिक्षण बच्चों को करवा रहे हो आप, कौन सी विधि का प्रयोग करोगे? मित्रों कभी भी वाक्य विश्लेषण में गीत अभिनय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये तो पद्य शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। और साथियों देखिए वाक्य विश्लेषण करना हो तो आपको आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये सबसे बेटर होती है, क्योंकि आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 17 में। देखिए दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि जो निगमन विधि होती है साथियों, निगमन विधि में तो क्या होता है कि बालक को वाक्य का विश्लेषण नहीं करते हैं कभी भी। प्रथम विकल्प ही सही है प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 18। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद और नाट्य लेखन। तो साथियों निबंध लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन, तो ये तीनों पत्र लेखन, निबंध लेखन और नाट्य लेखन, ये तीनों तो लिखित अभिव्यक्ति में आ जाते हैं। लेकिन वाद विवाद करना तो कौन सी अभिव्यक्ति में आएगा साथियों? मौखिक अभिव्यक्ति में आएगी ये चीज़। इसलिए आपका जो वाद विवाद वाला विकल्प है विकल्प नंबर 3, यही आपका सही आंसर है मित्रों। प्रश्न नंबर 18 में तीसरा विकल्प राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। लेखन शिक्षण का उद्देश्य है लेखन के कौशल या लिखने के कौशल, बोलने के कौशल, पढ़ने के कौशल और उपयुक्त सभी। तो साथियों लेखन शिक्षण का उद्देश्य क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 19 में राइट आंसर बताइए साथियों। तो मित्रों प्रश्न लेखन शिक्षण का उद्देश्य पूछ रहा है। अब लेखन शिक्षण का उद्देश्य किससे संबंधित रहेगा? लिखने के कौशल से ही संबंधित रहेगा साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 19 में। बोलने और पढ़ने तो पठन कौशल से संबंधित रहेगा, तो इसलिए आपका देखिए 19 बोलने का अलग, पढ़ने का अलग, ठीक है। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 19 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। छात्रों को श्रुतलेख लिखाने की उपयोगिता है कि जो श्रुतलेख बच्चों को लिखाया जाता है, टीचर बोलते हैं, छात्र उसको सुनकर लिखते हैं और फिर उसमें संशोधन किया जाता है। हस्तलेख में सुधार के लिए ऐसा किया जाता है, कक्षा नियंत्रण के लिए ऐसा किया जाता है, वर्तनी की अशुद्धियों में सुधार के लिए ऐसा किया जाता है और लिखित कार्य पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो लिखित कार्य को पूरा करने के लिए तो ऐसा करेंगे नहीं, कक्षा नियंत्रण के लिए भी नहीं, हस्तलेख में सुधार के लिए भी नहीं,
बल्कि हस्तलेख में सुधार के लिए तो प्रतिलिपि की जाती है। श्रुतलेख इसलिए करवाया जाता है ताकि बच्चों की वर्तनी की जो अशुद्धियां हैं उनमें क्या हो, सुधार हो साथियों। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 20 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 21। पैनल चर्चा में जिस भूमिका की आवश्यकता नहीं है वह है अनुदेशक, अध्यापक, अध्यक्ष, शिक्षार्थी व श्रोतागण। तो मित्रों जो पैनल चर्चा है इसमें शिक्षार्थी और श्रोतागण दोनों ही होते हैं। इसमें अध्यक्ष और अनुदेशक भी होता है, लेकिन अध्यापक की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 22 को। 22वां क्वेश्चन है साथियों, शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग व्यवहार के किस पक्ष को अधिक प्रेरित करता है? बौद्धिक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष। तो मित्रों देखिए सहायक सामग्री के बारे में आप सभी ने पढ़ रखा होगा, तो ये किस पक्ष को सबसे ज़्यादा प्रेरित या प्रभावित करती है? मित्रों राइट आंसर है जो शिक्षण में सहायक सामग्री है इसका प्रयोग व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करता है। क्योंकि सहायक सामग्री में क्या होता है, बच्चों को अच्छी तरह से दिखाया जाता है, बच्चों को दिखाया जाता है, फिर उसके बाद में बच्चे हो सकता है उसके साथ कोई क्रिया करे, प्रोजेक्टर वगैरह है, जैसे अन्य कई सारे माध्यम हैं। तो साथियों क्रियात्मक पक्ष सर्वाधिक इससे प्रभावित होगा प्रश्न नंबर 22 में। देखिएगा भावात्मक और नैतिक तो बिल्कुल हटा ही दीजिए, हो सकता है आपका आंसर बौद्धिक की तरफ जा रहा हो, कमेंट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। बट मैं आपको बता दूं कि इसका एग्जाम में भी क्रियात्मक ही माना जाएगा साथियों। 22वें क्वेश्चन का ये जो राइट आंसर है ओनली तीसरा विकल्प ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। किसी भी परीक्षा में सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले और उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं साधारण स्मरण, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वर्गीकरण पद और बहुविकल्पीय प्रश्न। साथियों कोई भी परीक्षा है सबसे ज़्यादा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रयोग में लाए जाते हैं साधारण स्मरण वाले नहीं होते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, वर्गीकरण वाले इतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितने बहुविकल्पीय 4 विकल्प जिसमें दे रखे होते हैं, जैसे ये 4 विकल्प है। इस प्रकार के प्रश्न सर्वाधिक मात्रा में लाए जाते हैं। तो चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 23 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 24 पर। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, जब तक कि छात्र रुचि न ले, जब तक विद्यालय में समय मिले और जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आए। तो कक्षा में नहीं आना, समय मिलना, रुचि न ले, यहाँ तक ये नहीं बल्कि इसका राइट आंसर है साथियों जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर नहीं हो जाता तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में क्या करते हैं, छात्रों का पिछड़ापन ही दूर किया जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 24 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं लाघव चिन्ह, हंस पद, इकहरा, उद्धरण चिन्ह और पूर्ण विराम। तो साथियों कोई भी बड़ा शब्द है इसको अगर आपको संक्षेप में लिखना है तो इसके लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 25वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए। मित्रों इसके लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह का। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 25 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 26 को। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? सौंदर्यता, विश्वस्त, धैर्यपूर्वक और निरपराध। तो मित्रों देखिएगा अशुद्ध वर्तनी देखना है तो धैर्यपूर्वक ऐसे ही लिखते हैं, विश्वस्त ऐसे ही लिखते हैं, निरपराध भी ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन साथियों सौंदर्यता नहीं होता है बल्कि शब्द होता है सुंदरता या फिर सौंदर्य, दोनों में से एक शब्द आता है सुंदरता या सौंदर्य। सौंदर्यता नहीं होता है। विकल्प नंबर 1 क्या है? अशुद्ध है। प्रथम विकल्प आपका 26 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 27 पर। 27वां क्वेश्चन मित्रों, शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, नैसर्गिक, कृत्रिम और मातृछाया। तो साथियों उज्ज्वल को कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से। तो ये क्या है? अशुद्ध है। नैसर्गिक में 2 मात्रा होती है तो ये भी अशुद्ध है। कृत्रिम में इस प्रकार से लिखा जाता है कृत्रिम, तो ये भी अशुद्ध है। मातृछाया शब्द सही है साथियों, मातृछाया को ऐसे ही लिखा जाता है। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न नंबर 27 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 28 पर। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में टहलना शब्द क्रिया नहीं है?
वह टहल रहा है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। मैं रोज़ 1 घंटे टहलता हूँ और वह 3 घंटे से इधर उधर ही टहल रहा है। तो साथियों इधर उधर टहल रहा है ये दोनों तो क्रिया है, लेकिन देखिए टहलना एक अच्छा व्यायाम है साथियों ये, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है कि ये एक क्रिया है। 28वें क्वेश्चन में दूसरा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29। निम्न में से किस विकल्प में गणितीय अंकों का मानक रूप असंगत है? 21, 28, 28, 46, 46, 54, 54। तो साथियों देखिएगा 21 को बिल्कुल ऐसे ही लिखा और बोला जाता है, 28 को ऐसे ही लिखा बोला जाता है, 54 को भी ऐसे ही लिखा बोला जाता है 54, लेकिन 46 नहीं होता है बल्कि 46 होता है साथियों। इसलिए ये क्या है? गलत है। तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 29 में। 30वां और अंतिम क्वेश्चन। लेकिन यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। बेल आइकन जरूर दबाना और वो भी ऑल पर, तभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 30। इल्लत पालबो मुहावरे का सबसे सटीक अर्थ क्या होगा? छीन लेना, इल्लर पालना, भारी हानि होना और मुसीबत मोल लेना। तो साथियों कोई कहता है ना, अरे यूं क्यों इल्लत पाल रहा है, मतलब यूं क्यों मुसीबत मोल ले रहा है। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न नंबर 30 में। तो साथियों देखिए ये हिंदी का टेस्ट भी पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों वीडियो को पूरा देखने के लिए। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में।